हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं केस बेस्ड क्वेश्चन ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। यह आपके क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है और मैं हर चैप्टर पे केस बेस्ड क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपके अंदर ये केस बेस्ड क्वेश्चन का जो डर है वो भाग जाए, क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर बच्चों को हॉन्ट करता है, डराता है। उनको रात में सपने आते हैं मुझसे केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो अब ये डर आपके अंदर से निकलने वाला है और निकालेगा कौन? मैं, यानी कि राघवेंद्र सर, है ना। बस आपको मेरे हर चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन देखना है और आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके बोर्ड एग्जाम में जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, लेकिन मैंने इस वीडियो में केस बेस्ड क्वेश्चन जो दिया है वो ऑब्जेक्टिव दिया है। तो सर आप सीबीएसई के रास्ते से अलग क्यों चल रहे हो? आपने अपना नया रास्ता क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना। तो मैं चाह रहा था कि केस बेस्ड क्वेश्चन से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन हो जाए। हो सकता है कि जो मैं कराऊं वही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो एक तीर से दो निशाने करने के लिए मैंने आपको केस बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए हैं, लेकिन ध्यान रखना आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अगर तैयारी होगी, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, तो चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव आप अटेम्प्ट करोगे वो भी सही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले बहुत सारे फेस्टिवल बीत गए और अभी भी कई बच्चे सीरियस नहीं हुए हैं। उनको लग रहा है कि अब तो काफ़ी समय बीत गया, अब मुझे सीरियस होना चाहिए और अब मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप ऐसे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं सफलता बैच, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए एक क्रैश कोर्स की तरह है, जिसमें आप कम समय में चैप्टर का रिवीजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये डबल फायदा पा सकेंगे। तो जल्दी से जाइए, इनरोल कीजिए सफलता बैच में। इनरोल कैसे करेंगे? आपको डाउनलोड करना होगा अड्डा 24/7 ऐप में आपको सेलेक्ट करना होगा कैटेगरी स्कूल K-12 और फिर उसमें क्लास सेलेक्ट करना होगा क्लास 10। और जब आप क्लास 10 में सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल में बाई स्टडी मटेरियल टैब में आपको सफलता बैच का आइकन दिखेगा। और सफलता बैच इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी है और कंबाइंड सब्जेक्ट के लिए भी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंबाइंड सब्जेक्ट का लीजिए, क्योंकि आपको केवल एक सब्जेक्ट में नहीं सारे सब्जेक्ट में बढ़िया स्कोर करना है, ठीक है। और जब आप उसे एनरोल करने के लिए परचेज करेंगे सफलता बैच को, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, इसलिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड Y621। ये कोड आपको दिलाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, जिससे प्राइस काफ़ी कम हो जाएगी और आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे सफलता बैच में एनरोलमेंट मिलेगा। और आपको क्लासेस, डाउट क्लियरेंस जो है, जिसमें आपका चैप्टर का रिवीजन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा, है ना। तो अभी जाइए और एनरोल कीजिए, ठीक है। क्लासेस 21 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं, तो बिना किसी देरी के कोड यूज़ कीजिए और एनरोलमेंट अभी कीजिए, क्योंकि अब अगर आपने देर कर दिया तो हो जाएगी दुर्घटना, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात थी सफलता बैच की, लेकिन अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में मैं पहला केस बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आप एक पैराग्राफ देख रहे हैं। आपको सबसे पहले ना पैराग्राफ देगा, कुछ डाटा देगा और फिर उस डाटा पे बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये रहा केस नंबर 1। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, द सॉल्ट स्टोरी फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ऑन 9 मार्च 2021, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। क्या है ये आर्टिकल? द सॉल्ट पैन इन मरक्कनम, ए पोर्ट टाउन अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई से 120 किलोमीटर दूर एक पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसका नाम है मरक्कनम, और वो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? सॉल्ट का, यानी नमक का, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर इज ए लेबोरियस प्रोसेस एंड द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सोडियम कंपाउंड। समुद्र के पानी से इवेपोरेशन की मेथड से पानी को हम क्या करते हैं? वेपर में बदल देते हैं और बच क्या जाता है? नमक। और ये नमक बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही मेहनत वाला है, लेबोरियस है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। और इससे जो आपको सोडियम क्लोराइड मिला यानी नमक मिला,
वो बहुत सारे सोडियम कंपाउंड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है ना। ये बात यहाँ तक लिखी थी। और ऐसा ही एक सोडियम का कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जो कि बेकिंग में यूज होता है, एंटा एसिड की तरह यूज होता है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। यानी हमने समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके सोडियम का एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके सारे यूज आपको यहाँ दिए हुए हैं। फिर एक टेबल दिया है। ये टेबल क्या दिया है? द टेबल शोज द मास ऑफ वेरियस कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इज इवेपोरेटेड। अगर 1 लीटर समुद्र के पानी को हम इवेपोरेशन करते हैं, यानी उसका इवेपोरेशन करते हैं, तो जो नमक बचता है वो नमक एक ही नमक नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमको मिलता है। और वो कितना कितना मिलता है वो यहाँ टेबल में दिया है। तो 1 लीटर समुद्र के पानी को हमने इवेपोरेशन किया तो हमको सोडियम क्लोराइड कितना मिला? 28 ग्राम। मैग्नीशियम क्लोराइड कितना मिलेगा? 8 ग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट कितना मिलेगा? 6 ग्राम। कैल्शियम सल्फेट 2 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम। यानी टोटल सॉल्ट देखें तो 1 लीटर पानी में लगभग 45 ग्राम हमको नमक मिल रहा है। ये डिफरेंट टाइप के सॉल्ट मिल रहे हैं। ये था आपका क्या? केस बेस्ड पैराग्राफ। तो कहीं ना कहीं अगर इसको पढ़ने के बाद आपने पहला ये क्या समझा, ये पैराग्राफ, ये आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर है? ये आर्टिकल है नमक के ऊपर, सोडियम क्लोराइड के ऊपर, है ना। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो यही चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया कि केस बेस्ड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, तो वो जो कहना चाहता है वो आपको समझना होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको यहाँ जो की पॉइंट्स है, की वर्ड है, उससे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ अगर मैं इस पैराग्राफ में की वर्ड देखूँ तो यहाँ की वर्ड आपको मिला क्या? रॉ मटेरियल, सॉल्ट, ठीक है। और फिर यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग, एंटा एसिड और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ हो रहा है। तो इससे पता चल गया कि सॉल्ट के ऊपर पैराग्राफ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब वही मैं कह रहा था कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे वो सब्जेक्टिव मिलेंगे, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव दिया है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विथ एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। टेबल में जो कंपाउंड दिया है उनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अब टेबल में वापस आ जाते हैं। ये रहा टेबल जिसमें सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा? ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दोगे? तो अगर आपने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये आंसर आता होगा। और वो केमिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड जब भी किसी मेटल के कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये रहा रिएक्शन। मेटल कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो किसी भी मेटल का कार्बोनेट हो या कोई मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसका रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। तो इसमें से हमको ऑप्शन में ये चेक करना था कि कोई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर है तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। पहला क्या है? सोडियम क्लोराइड, ना कार्बोनेट है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, कट कर दिया हमने। कैल्शियम सल्फेट नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, क्योंकि कैल्शियम मेटल है और ये कैल्शियम कार्बोनेट मेटल का कार्बोनेट है। अगर इसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ होगा तो सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा और साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कितना इजी क्वेश्चन था। तो आपने कंसेप्ट समझ लिया, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा और अगर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आप अब आसानी से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। हमने पढ़ा था ना टेबल में कि 1 लीटर सी वाटर यानी 1 लीटर समुद्र के पानी को अगर इवेपोरेट करते हैं तो जितने भी सॉल्ट मिलते हैं वो सॉल्ट का हमको मास दिया हुआ था कि 1 लीटर पानी में हमको सोडियम क्लोराइड कितना मिलता है 28 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 8 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 6 ग्राम और कैल्शियम सल्फेट 2 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम, टोटल मिलाकर कितने ग्राम हो गए 45 ग्राम। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमको किस सॉल्ट के बारे में पूछा है बताइए? तो हमको पूछा है मैग्नीशियम सल्फेट। देखो ध्यान से लिखो, मैग्नीशियम सल्फेट। तो पूछा है कि 135 ग्राम जो सॉल्ट, टोटल सॉल्ट का जो मास है 135 ग्राम है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट कितना है। तो अगर मैं टेबल पे ध्यान से देखूं तो टोटल अगर सॉल्ट का कंपोजिशन अगर मास 45 ग्राम है तो 45 ग्राम में मैग्नीशियम सल्फेट कितना है 6। तो अगर 45 ग्राम में 6 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है तो 135 ग्राम में कितना मैग्नीशियम सल्फेट होगा, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। तो 6/45 इंटू 135 कर दूंगा। तो कीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। आई थिंक अब आपका आंसर आ चुका होगा, है ना। तो 6/45 इंटू 135 करेंगे। 45 में अगर 6 ग्राम तो 135 में आपका 18 ग्राम आएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, तो सिंपल था, है ना। चलिए, ये एक मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन हो गया, इसका किसी साइंस के कंसेप्ट से कोई रिलेशन नहीं था, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया कि इतने में इतना तो इतने में कितना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन कई बच्चों को नहीं समझ में आता क्या होता है सर। अरे सिंपल सी चीज है, पानी में आप किसी दूसरे कंपाउंड को डाल दीजिए तो वो अगर सॉल्युबल है तो वो क्या बन जाएगा एक्वस सोल्यूशन। जैसे मैं पानी में नमक डाल दूं तो क्या नमक पानी में सॉल्युबल है? हाँ। तो अगर नमक को यानी सोडियम क्लोराइड को मैं पानी में डालूंगा तो एक एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो उसी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर। एनसीईआरटी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा और अगर आपने क्लोर अल्काली प्रोसेस पढ़ा होगा तो वहां साफ साफ दिया है कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को कहते हैं ब्राइन। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ब्राइन हो गया। और ये क्वेश्चन पिछले बार यानी टर्म 1, पिछले बार एग्जाम टर्म 1 टर्म 2 के फॉर्म में हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया था। अब समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता सब्जेक्टिव फॉर्म में तो ऐसे पूछा जाता व्हाट इज ब्राइन, तो आप क्या लिखते, ब्राइन इज ए एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हो गया क्लियर। चलिए आगे चला जाए। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को बनाने के लिए जो एसिड यूज होता है उसका पीएच क्या होता है, क्या होना चाहिए इस ऑप्शन में से। तो पहली बात, कॉमन सॉल्ट किसे कहते हैं। अब हमने पढ़ा था कि पैराग्राफ किस पे है, सॉल्ट पे। अब सॉल्ट तो बहुत सारे थे लेकिन कॉमन सॉल्ट किसे कहते हैं। कॉमन सॉल्ट वही सॉल्ट है जिसे हम खाने में ऐड करते हैं, जिससे खाने में स्वाद आता है। और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया आपका कॉमन सॉल्ट। अब सॉल्ट बनता कब है, जब भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस सॉल्ट को बनाने के लिए कौन से एसिड और कौन से बेस लगे होंगे, रिएक्शन किए होंगे, और उन्हीं एसिड बेस को हम पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो Na आया है NaOH से और Cl आया है HCl से। तो ये हो गए NaCl सॉल्ट के, ये हो गया पेरेंट बेस। ये क्वेश्चन भी आता है तो मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट बता रहा हूं। NaOH इज द पेरेंट बेस ऑफ NaCl और HCl क्या हो जाएगा, पेरेंट एसिड। अरे पेरेंट यानी माँ बाप से ही तो बच्चे पैदा होते हैं, है ना। तो अगर NaCl कॉमन सॉल्ट बच्चा है
तो इसके माँ बाप कौन हुए? HCl एसिड और NOH बेस। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, NOH भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी NOH स्ट्रॉन्ग बेस है, माफ करना, एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl क्या है? HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कॉमन सॉल्ट को बनाने के लिए जो एसिड यूज होता है उसका pH क्या होना चाहिए ऑप्शन में से। तो HCl आपका एसिड यूज किया जा रहा है NaCl बनाने के लिए और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पहली बात, एसिड है तो pH 7 से ज्यादा हो नहीं सकता। डी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ये भी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। बी होगा नहीं, क्योंकि अगर pH 6 भी रहा तो वो वीक एसिड है। pH 6 मतलब वीक एसिड होगा, और जबकि HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो NaCl को बनाने के लिए जो एसिड यूज हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका pH बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम, यानी 1 से 3 के रेंज में। तो आपका बी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए। बात समझ में आ गई? और ये भी क्वेश्चन आते हैं, आपको सॉल्ट का नाम देकर पूछ सकता है कि बताओ पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन से हैं। ठीक है, और इस तरीके से मैच करके दे सकता है और पूछ सकता है सही मैच कौन सा है, गलत मैच कौन सा है। तो अब आपको ध्यान रख लेना, इसको इस तरीके से समझना है कि सॉल्ट कैसे बनेगा, जब बेस और एसिड का रिएक्शन होगा तो वो एसिड और वो बेस पेरेंट कहलाएंगे, है ना। अब वो आपको चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस, कि वीक एसिड वीक बेस, है ना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 भी हमने कर लिया सॉल्व, तो हमारा पहला केस बेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे केस बेस्ड पे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो अगर आपने अभी तक केस बेस देखा होगा तो हमारा अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो सॉलिड होना चाहिए। अगर आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, माइंड में कंफ्यूजन नहीं है, तो आप किसी भी केस बेस्ड क्वेश्चन को फोड़ के रख सकते हो, है ना। तो पहले से कॉन्फिडेंस आया, बढ़ा कि नहीं? तो इसी कॉन्फिडेंस का फायदा उठाते हैं और आप दूसरे केस बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे केस बेस्ड क्वेश्चन पे देखो, टॉपिक क्या है? फ्रोथिंग इन यमुना। फ्रोथिंग मतलब झाग बनना। और अगर अभी अभी छठ त्योहार बीता था, दिल्ली में जो लोग, यूपी बिहार के जो लोग रहते हैं, जो छठ पूजा मनाते हैं, है ना, यूपी में पूर्वांचल का जो इलाका है और बिहार का जो इलाका है, तो वहाँ के काफ़ी लोग दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली में जो नदी है वो यमुना। अब यमुना नदी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि वहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन के कारण यमुना रिवर में क्या बन रहा है? झाग बन रहा है। ये लोग बर्फ में नहीं खड़े हैं, ये लोग व्रत पूजा के लिए, मतलब छठ व्रत को आपने देखा होगा लोग नदियों में या तालाब में खड़े होकर मनाते हैं। तो ये लोग यमुना नदी में खड़ी हैं और अगल बगल पूरा पॉल्यूशन के कारण झाग बना हुआ है, यानी फ्लोटिंग। सोच लीजिए कितना गंदा नदी का पानी है यमुना का दिल्ली में। लेकिन फिर भी हमारा कल्चर है, त्योहार तो मनाना ही मनाना है ना, वो तो हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन यमुना पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन, हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो उसी पे पैराग्राफ है। तो द प्राइमरी रीजन, भाई यमुना में फ्रॉथिंग यानी झाग क्यों बन रहा है, इसका प्राइमरी रीजन क्या है? तो वही लिखा है, द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फोम इज high phosphate content in the wastewater because of detergent used in dyeing industry, धोबी घाट्स and household। तो दिल्ली के आसपास के जो घर हैं, है ना, हमारे घरों से, दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके घरों से, और जो लोग धोबी हैं उन घाट पे जो कपड़ा धोते हैं वहाँ से, और जो डाइंग इंडस्ट्री है, कपड़े को कलर करने वाली जो इंडस्ट्री है, इन 3 जगह से बहुत सारा डिटर्जेंट फॉस्फेट, है ना, वो रिलीज होता है। और कहाँ आता है? यमुना नदी में। और डिटर्जेंट अगर पानी में मिलेगा तो आपको भी पता है झाग बनेगा, और इसीलिए यमुना नदी में इतना सारा झाग बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं स्वर्ग लोक में आए हैं, सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, हर जगह सफ़ेदी, तो कोई बर्फ़ नहीं है ये डिटर्जेंट ज़्यादा यूज़ करने के वजह से, और वो डिटर्जेंट का पानी फिर हमने यमुना नदी में डाल दिया, इसीलिए झाग बन रहा है ना। और उसी पे ये पैराग्राफ है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? The Yamuna pollution level is so bad that parts of it have been labeled as dead as there is no oxygen in it for aquatic life to survive। और यमुना रिवर के कुछ हिस्से में
इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि वहाँ यमुना नदी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ज़ीरो है, यानी वहाँ कोई एक्वेटिक लाइफ, कोई मछलियाँ जिंदा रह ही नहीं सकती और उतने एरिया को डेड मान लिया गया है। सोच लीजिए पॉल्यूशन का लेवल क्या है। तो उसी पे ये पैराग्राफ था। अब आपने पैराग्राफ पढ़ा तो पैराग्राफ को पढ़ो और समझो क्या कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पैराग्राफ पढ़ने के बाद अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके दिमाग में कौन सा कीवर्ड जाके बैठ गया, पैराग्राफ किसके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं बात आई डिटर्जेंट की, है ना। तो डिटर्जेंट के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसी तरह पैराग्राफ को पढ़ के उसके कीवर्ड को पकड़ो और तब समझ में आ जाएगा अच्छा मुझसे आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते। पहला क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर ऑफ रिवर यमुना इफ रीजन फॉर फ्रॉथ इज हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट। अगर यमुना रिवर में ज़्यादा फ्रॉथ बनने का जो कारण है वो डिटर्जेंट है, तो फिर यमुना रिवर का पीएच आप बताइए ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो यमुना रिवर का जो झाग बनने का पीछे कारण जो है वो डिटर्जेंट है। तो अगर ये डिटर्जेंट पानी में मिक्स होगा तो पानी का नेचर वैसा हो जाएगा जैसा डिटर्जेंट है ना। अगर आप पानी में हल्दी डाल दो तो पानी का रंग वैसा हो जाएगा जैसे हल्दी का रंग है। एक गाना था ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी तो कलरलेस है, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। यानी कि डिटर्जेंट को पानी में मिलाओगे तो पानी का पीएच डिटर्जेंट के जैसा हो जाएगा, है ना। अब डिटर्जेंट का नेचर क्या होता है? डिटर्जेंट का नेचर होता है बेसिक, ये पता होना चाहिए। हम घरों में जो भी साबुन डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, है ना, चाहे वो सर्फ एक्सेल हो, टाइड हो, घड़ी हो, कोई भी डिटर्जेंट हो, है ना, सभी डिटर्जेंट और साबुन का नेचर होता है बेसिक। और इसे पानी में मिलाओगे तो पानी चाहे वो यमुना नदी का हो चाहे कहीं किसी भी नदी का हो, है ना, तो पानी भी क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और पानी अगर बेसिक हो जाएगा तो जो पीएच है वो क्या होना चाहिए? पीएच शुड बी मोर देन 7, है ना। अब मोर देन 7 तो यहाँ लिखा है 5 से 7 हो नहीं सकता, 2 से 5 हो नहीं सकता, 7 मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, मोर देन 7। और मोर देन 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 से 11। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने बात समझ ली तो दिमाग में बैठा लेना, सोप एंड डिटर्जेंट आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वाटर विथ डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट। तो वाटर जिसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपसे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, है ना। तो अब आप ये बताओ कि अगर पानी में डिटर्जेंट मिक्स होगा तो डिटर्जेंट का नेचर बेसिक, तो पानी भी क्या होगा? उस पानी का नेचर बेसिक होगा। तो कोई चीज़ बेसिक कब होती है? कोई भी चीज़ बेसिक तब होती है जब वो क्या प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन, है ना। और एसिडिक कब होती है? जब वो H प्लस आयन यानी H प्लस कह लो या H3O हाइड्रोनियम आयन कह लो, ये प्रोड्यूस करती है ना। क्योंकि H प्लस पानी के साथ मिलके क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम यानी H3O प्लस बना लेगा। तो ये एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये हाइड्रोक्साइड आयन बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मान लो मेरे हाथ में 2 H प्लस या 2 H3O प्लस आयन है एक तरफ और 10 OH माइनस आयन है, तो जीतेगा कौन? ये 2 ये 10, जीतेगा ये, यानी नेचर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक। तो उसी तरह अब आपसे मैं कहूं कि डिटर्जेंट को पानी में मिला दिया तो कौन से आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? तो बेसिक नेचर किसके कारण होता है? हाइड्रोक्साइड आयन के कारण होता है। तो अगर डिटर्जेंट को पानी में मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और H प्लस या कह लो H3O प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा। यही ऑप्शन सही होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, पहला क्या लिखा है? लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, गलत, ये तो यही गलत हो गया। बी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जी हाँ, ये आपका बी आंसर है। सी में क्या गलती है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एज वेल एज हाइड्रोनियम आयन, गलत।
दोनों हाई कंसंट्रेशन में होगा, मतलब दोनों बराबर नेचर के होंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। सी भी नहीं होगा, और इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयन, ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा आपका बी, ठीक है। अच्छा, H+ और H3O+ दोनों एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। H+ पानी के साथ मिलता है H2O के साथ, तो क्या बन जाता है H3O+, तो H+ भी एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन भी एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बेसिक नेचर के लिए सिर्फ -OH यानी OH- हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर सोल्यूशन का नेचर बेसिक है तो OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और अगर सोल्यूशन का नेचर एसिडिक है तो यानी H+ या कह लो H3O+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट इज प्रोवाइडेड टू यू, अगर मुझे या आपको एक पानी जिसमें डिटर्जेंट मिलाया हुआ है उसे मैं आपको दे दूं या मुझे मिले, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल यू अडॉप्ट टू न्यूट्रलाइज इट, तो उस पानी डिटर्जेंट वाले सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा या आप क्या करेंगे। तो यानी यहां कीवर्ड था न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइजेशन तुरंत क्लिक करना चाहिए, अरे ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछ रहा है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो एसिड और बेस दो राजा की तरह होते हैं, दोनों राजा लड़ेंगे, तो दोनों राजा बराबर मजबूती के हैं, दोनों राजा बराबर मजबूती के हैं, तो ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, और क्या बनेगा प्रोडक्ट में, सॉल्ट और वाटर, और इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर डिटर्जेंट वाले पानी जो कि बेसिक नेचर का है उसे न्यूट्रलाइज करना है तो उसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराना होगा, क्योंकि एसिड बेस को और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ना। तो यहां मैंने देखा कि क्या हम उस वाटर को बेकिंग सोडा से ट्रीट करेंगे, गलत, बेकिंग सोडा तो खुद बेसिक नेचर का होता है, बेसिक सॉल्ट है ये, और पानी जिसमें डिटर्जेंट जो कि बेसिक है, तो बेसिक का बेसिक के साथ करेंगे थोड़ी न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो ये नहीं हो सकता। ट्रीटिंग द वाटर विथ विनेगर, हाँ विनेगर तो एसिड होता है ना, विनेगर में कौन सा एसिड बताइए तो, है ना, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड का जो सोल्यूशन होता है वही होता है सिरका, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि विनेगर में एसिड होता है, ठीक है। ट्रीटिंग द वाटर विथ कास्टिक सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा नहीं, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ठीक है। ये रहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो मैंने ये भी कंसेप्ट पढ़ा दिया और ये रिएक्शन भी आपको बता दिया। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा जाना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये रहा आपको उसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए सैंपल ऑफ डिटर्जेंट सोल्यूशन, देखो बार बार क्वेश्चन डिटर्जेंट सोल्यूशन पे है, अब आपने एक बार पकड़ लिया कि वो बेसिक होता है तो सारे क्वेश्चन हलवा हो गए, मूंग का गाजर का जो समझना है समझ लो। इफ ए सैंपल ऑफ डिटर्जेंट सोल्यूशन इज मिक्स्ड इन टर्मरिक, वाह, हल्दी लिया और हल्दी में डिटर्जेंट वाला पानी मिला दिया, ठीक है, तो क्या कलर चेंज आप ऑब्जर्व करोगे, तो हल्दी का रंग क्या होता है, पीला, ठीक है, और हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, एसिड में हल्दी का पीला रंग पीला ही रहता है, मतलब देयर इज नो कलर चेंज, मतलब हल्दी में आप नींबू डाल दो, नींबू एसिडिक है तो क्या हल्दी का कलर चेंज होगा, नहीं, लेकिन हल्दी बेस के कांटेक्ट में आने के बाद अपना कलर चेंज कर देती है और वो चेंज हो जाती है रेडिश ब्राउन में, और डिटर्जेंट वाला पानी तो बेसिक ही नेचर का है ना, तो अगर वो हल्दी के कांटेक्ट में आया तो कलर चेंज हो जाएगा, किसमें, हल्दी का येलो कलर रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा, वही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो देयर विल बी नो कलर चेंज, गलत। कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू ब्लूइश ग्रीन, गलत। कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू येलो, गलत। कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू रेडिश ब्राउन, सही, यही हमारा आंसर होना चाहिए। इसीलिए अक्सर अगर आपने देखा होगा कि कपड़ों पर खाते समय गिर जाती है ग्रेवी सब्जियों की, तो ग्रेवी तो हल्दी डाल के बनी है, तो जब हम उस पर साबुन रगड़ते हैं, डिटर्जेंट लगाते हैं, तो उसका कलर देखना रेडिश ब्राउन हो जाता है। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट शॉर्ट भी अपलोड किया था चैनल पे, जहां आपको मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, है ना, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, आंसर डी है। अब आगे चलते हैं, देखिए, देख रहे हैं डिटर्जेंट जैसे ही डाला गया हल्दी पे
तो इसका कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमने सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो आप देख रहे हो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहा है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहा है, और आपके केस बेस्ड भी पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एक तीर से दो निशाना हम कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको डबल फायदा देने वाला है। तो जो बच्चे इसको पूरा नहीं देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सेशन को पूरा देखना, है ना। चलो अब केस नंबर 3, केस बेस 3 है, पढ़ते हैं इसको। एक कंपाउंड एक्स है ऑफ सोडियम, सोडियम का बना एक कंपाउंड एक्स है जो कि व्हाइट पाउडर के फॉर्म में दिखता है, नजर आता है। इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, और ये जो सोडियम का एक्स कंपाउंड है ये कंस्टिट्यूएंट है किसका, बेकिंग पाउडर का, मतलब इसका यूज करके बेकिंग पाउडर बना जाता है, और यही बेकिंग पाउडर एंटासिड की तरह यूज होता है। जब इसे हीट किया जाता है, किसे, एक्स को हीट करते हैं, तो ये कंपाउंड वाई देता है। ठीक है, विच इज एनहाइड्रस एंड एब्जॉर्ब वाटर्स। अब ये जो कंपाउंड वाई मिला हीट करने से, किसको हीट किया, एक्स को हीट किया तो वाई मिला, वाई एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, और ये वाई कंपाउंड जब हवा से, एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ये बन जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर, व्हेन दिस सॉल्ट इज केप्ट इन, अब ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है जब इसे ओपन एयर में रखते हैं तो ये वाटर लूज करता है इन ए प्रोसेस कॉल्ड इफ्लोरोसेंस। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, अब ये जो सॉल्ट है जब इसे पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है और एक वीक एसिड जेड बनाता है। तो यानी यहां आपको एक्स, वाई, जेड इन सभी से क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ। अब पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ किस पे है। तो अब क्वेश्चन पे चले, इस बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद सोचना है। ठीक है, सोचकर फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आगे बढ़े, आर यू रेडी? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फोड़ के रख देना। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपाउंड एक्स, वो एक्स कंपाउंड क्या है। अब वापस आते हैं, एक कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम फॉर्म से व्हाइट पाउडर, तो वो जो एक्स है वो है तो सोडियम का कंपाउंड, और इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए वो एक्स कंपाउंड सोडियम का यूज होता है। तो अगर आपने बेकिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं पढ़ा होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो बेकिंग पाउडर कब बनाते हैं, बेकिंग पाउडर तब बनाते हैं जब हम बेकिंग सोडा में माइल्ड एडिबल एसिड, एडिबल मतलब खाने लायक एसिड जैसे कि टार्टेरिक एसिड को अगर हम बेकिंग सोडा में मिक्स करते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए जो हमारा सोडियम का कंपाउंड जो यूज हुआ वो क्या था, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारे इस कंपाउंड एक्स का आंसर क्या होगा, कंपाउंड एक्स क्या होगा बताइए, तो बताइए। तो ये होगा आपका NaHCO3 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए। ठीक है, तो NaHCO3 केमिस्ट्री में इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। और आमतौर पे हमारे आम जीवन में इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम किस नाम से जानते हैं, हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और इस क्वेश्चन में ये जो बेकिंग सोडा है यही हमारा एक्स कंपाउंड है, और ये सोडियम का बना हुआ है कि नहीं, तो इसीलिए लिखा है कि एक सोडियम कंपाउंड जो कि एक्स है वो यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो इसी बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो हमको एक्स तो पता चल गया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब द कंपाउंड वाई इज, अब वो वाई कंपाउंड कौन सा है बताइए। तो आइए पैराग्राफ पे चलते हैं। एक्स से वाई कैसे मिल रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो कि व्हेन हीटेड, जब एक्स को हीट कर रहे हैं, व्हेन एक्स इज हीटेड इट गिव्स ए कंपाउंड वाई, और एक्स क्या है, एक्स है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो हमें वाई मिलेगा। अब आपको ये जानना था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलता है, जो मिलेगा वही इसका आंसर होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट जब करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, H2O पानी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो जो सॉल्ट मिला हमको एक्स को हीट करने पर, ये हमारा एक्स था, इसको जब हमने हीट किया तो जो
सॉल्ट मिला Y, वो सॉल्ट क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो पूछा गया था कि Y कौन होगा, तो Y हमारा क्या होगा? Na2CO3, है ना? क्लियर? ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन भी साथ ही साथ पढ़ते चलो। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो सोडियम का ही कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग Y इन वाटर? Y को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किस नेचर का सोल्यूशन मिलेगा? अब हमारा Y क्या था? Y हमने चेक कर लिया था, Y था आपका Na2CO3। अब इसको अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा? तो पानी में डालने पर ये डिसोशिएट हो जाएगा और NaOH के साथ मिलके NOH बना लेगा और CO3 H के साथ मिलके H2CO3 बना लेगा। क्योंकि सॉल्ट एसिड और बेस से ही तो बनता है, तो अगर आप सॉल्ट को पानी में डालोगे तो हमारा सॉल्ट Y क्या था? सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को अगर पानी में डालेंगे तो आपका NOH बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड बनेगा, ये आपका क्या है? वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है और वीक एसिड बन रहा है। तो जो सोल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है, तो जीतेगा कौन? जो स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग अपनी चलाएगा। तो सोल्यूशन का नेचर वो क्या बना देगा? बेसिक। ठीक है, तो बेसिक यानी एल्कलाइन, तो एल्कलाइन एसिडिक न्यूट्रल इट रिमेन्स इनसॉल्युबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बेसिक, या बेसिक को कह लो एल्कलाइन। बात समझ में आ गई? क्यों एल्कलाइन हुआ? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को पानी में मिलाएंगे, Y हमारा क्या था? सोडियम कार्बोनेट, और इसको पानी पे मिलाने पर बेस और एसिड बनता है। बेस स्ट्रांग है, एसिड कमजोर है, तो नेचर उसका होगा, चलेगी उसकी जो स्ट्रांग है ना? तो इसीलिए मान लो 10 लोग एक इंसान से लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक इंसान ताकतवर है तो उसी की चलेगी ना, वही सबको मारेगा ना। 2.5 किलो का हाथ सनी देवल तो पटक के रख देगा, है कि नहीं? वही चीज है। चलो, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द कंपाउंड Z। अब आपको Z कंपाउंड पता लगाना था। ठीक है, अब आप यहां देखो ध्यान से कि क्वेश्चन में पैराग्राफ पे वापस आना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको वापस पैराग्राफ पे आना पड़े, तो ऐसा करना सही है, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ के हमने उसको रटा थोड़ी है, उसको समझा है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है तो वापस पैराग्राफ में आना सही भी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स एन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, यानी Y को जब पानी में मिलाते हैं तो हमने अभी देखा कि स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, वीक एसिड बन रहा है। तो वो वीक एसिड कौन सा है? तो अभी हमने क्या देखा था? अब हमें यही देखा था कि Y को पानी में मिलाने पर जो स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3। यही तो हमारा एसिड यानी Z है। तो आंसर क्या होगा बताइए? तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड Z। Z क्या था? वीक एसिड। तो वो वीक एसिड कौन सा बन रहा है? वो आपका H2CO3 बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा H2CO3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो कितने मक्खन तरीके से एकदम आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, समझ के सॉल्व कर रहे हैं, है ना बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक कंपाउंड बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। अब सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि किससे बना है? सॉल्ट बेसिक तब होगा जब या तो वो वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बने, है ना? तभी तो होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों मिलकर जो सॉल्ट बनाएंगे उसका नेचर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्योंकि जब दोनों स्ट्रॉन्ग तो किसी की नहीं चलेगी, तो ना इधर के ना उधर के, तो बीच के यानी 7 न्यूट्रल, है ना? लेकिन सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट इसीलिए है क्योंकि ये जिस बेस से बना है वो स्ट्रांग रहा होगा और एसिड कमजोर रहा होगा। और अभी हमने देखा कि NOH स्ट्रांग बेस और H2CO3 वीक एसिड से बना है ये सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा? एसिड वीक होगा
और बेस स्ट्रांग होगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, बाकी सभी गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया डी। जो वीक एसिड है वो है H2CO3 और स्ट्रांग बेस है NOH। ये पेरेंट बेस, पेरेंट एसिड, और इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है वो है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वही दिया था। ठीक है, चलिए हमने 3 केस बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, अब आया है 4th केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP भी कहते हैं, वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दैट इज कंटेनिंग हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं? हाफ, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख भी पा रहे हो। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स दैट 1 वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। यानी कैल्शियम सल्फेट 2 होंगे और 2 मिलकर एक पानी के मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लगाया है? हाफ। जैसे मान लो एक साइकिल है और एक साइकिल को 2 दोस्त मिलके चला रहे हैं, तो यानी वो साइकिल 2 दोस्तों में शेयर हो गई, कभी इसने चलाया कभी उसने चलाया, है ना। उसी तरह 2 कैल्शियम सल्फेट है और 2 कैल्शियम सल्फेट मिलकर एक पानी को पकड़ के रखें, तो इसीलिए कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O लिखेंगे, क्योंकि अगर एक कैल्शियम सल्फेट लेंगे 2 पर 1 पानी है तो 1 पर आधा पानी होगा, सिंपल सा चीज। ठीक है, चलो, हेंस वी ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर कैल्शियम सल्फेट 2 है तब H2O1 हो जाएगा। ठीक है, द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस वॉज गिवन टू दिस कंपाउंड। अब POP का नाम POP क्यों पड़ा, पेरिस वर्ड क्यों आया? क्योंकि POP बनता है जिप्सम से, और जिप्सम बहुत ज़्यादा पाया जाता था कहाँ? पेरिस सिटी में। इसीलिए जिप्सम से बनने वाला जो प्लास्टर है वो बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है पैराग्राफ। तो कहीं ना कहीं पैराग्राफ पढ़ तो लिया आपने। अब आप बताओ, POP के ऊपर है ना कुल मिलाकर, यानी जो भी क्वेश्चन होंगे वो POP नहीं तो जिप्सम के ऊपर पूछे जाएंगे, है ना, यही है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल है उनका डिफरेंस कितना है? तो हमको ये पता होना चाहिए कि जिप्सम में कितने होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और POP में कितने होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो देखो, ये है जिप्सम का फॉर्मूला, CaSO4.2H2O, यानी 2 होते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.half H2O, यानी हाफ होता है। तो अगर इसका डिफरेंस निकाले तो 2 माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा? 3/2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में वाटर मॉलिक्यूल का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो है 3/2 का। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसमें साइंस भी है और इसमें मैथ्स भी है। मैथ्स क्यों? क्योंकि माइनस करना पड़ा, तभी तो आएगा, है ना प्यारा क्वेश्चन। तो बच्चों, ऐसे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं मैं, तो मेरा हर वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि CBSE का जो लेवल है उसी लेवल पे मैं क्वेश्चन कराता हूं, है ना। कोई फालतू टॉपिक नहीं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं। ऐसा पढ़ने का क्या फ़ायदा जो पूछा ही ना जाए। तो मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूं, और इसीलिए आप सभी बच्चों को मैं कहता हूं कि सेशन को शेयर करो, बुलाओ अपने दोस्तों को, क्योंकि ऐसे सेशन के फ़ायदे आप ही को मिलेंगे। जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा आप खुद कहोगे, हाँ वो एक दिन था जब हम पढ़ा करते थे और उसका फ़ायदा मिला बोर्ड एग्ज़ाम में, और तभी आज इतना बढ़िया रिजल्ट आया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सेशन को शेयर भी किया करो। लाइक तो आप करते ही हो, कर दो लाइक, नहीं किया है तो कर देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हार्डनिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP हार्ड हो जाता है, कब हार्ड हो जाता है? तो POP में जब हम पानी डालते हैं, POP पाउडर होता है, वो तो हार्ड नहीं है, लेकिन उसमें पानी डाल दो और थोड़ी देर छोड़ दो तो एकदम पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है, यानी पानी डालने पे हार्ड होता है। तो गिविंग ऑफ CO2 रिलीज करने से वो हार्ड होता है POP? नहीं। चेंजिंग इनटू कैल्शियम कार्बोनेट? नहीं। कंबाइनिंग विथ वाटर? हाँ। गिविंग आउट द वाटर? अब देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता था। तो POP हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें पानी डालते हैं, वो जिप्सम में बदल जाता है। तो पानी डाल रहे हैं यानी पानी कंबाइन हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? C होगा।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। पानी डालने पे, क्योंकि आपने देखा था पीओपी में हाफ मॉलिक्यूल है वाटर का और जिप्सम में 2 है, तो हाफ से 2 कैसे हुआ, पानी कंबाइन हुआ, ऐड हुआ ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये रहा फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीओपी और जिप्सम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ध्यान देना, यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, जल्दीबाजी में करेक्ट पर मत टिक कर देना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेज स्मूथ। पीओपी का यूज खिलौने बनाने के लिए करते हैं, हाँ। मटेरियल फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन की जो जैसे मूर्तियां होती हैं डेकोरेशन के लिए, वो बनाने के लिए यूज करते हैं, हाँ। और सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए, घरों में जब दीवार पे पेंट करते हैं तो दीवार पे तो सीमेंट लगा होता है, वो खुरदुरा होता है सरफेस उसकी, तो पहले उस पर पीओपी लगा के उसे चिकना करते हैं और फिर पेंट लगाते हैं। अगर सीमेंट वाली दीवार पे अगर सीधे पेंट लगा देंगे ना तो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट था, लेकिन ध्यान रखना हमसे इनकरेक्ट पूछा है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट, क्योंकि जिप्सम को हीट करेंगे तभी तो उसमें पानी कम होगा, 2 की जगह हाफ हो जाएगा, तो वो पीओपी में बदल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। करेक्ट है? नहीं, सेमी हाइड्रेट नहीं, हेमी हाइड्रेट कहते हैं। अब देखो पैराग्राफ अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो और अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो तो देखो ध्यान से, पीओपी को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। वहां क्या दिया था, सेमी हाइड्रेट। और ये छोटी सी बात आपको पकड़नी थी कि हेमी हाइड्रेट कहते हैं, सेमी हाइड्रेट नहीं कहते। तो ये आपका क्या है, गलत, और गलत ही पूछा था, तो हमारा आंसर सी होना चाहिए। डी देख लेते हैं, सेटिंग ऑफ प्लास्टर इज ड्यू टू हाइड्रेशन इनटू जिप्सम। बिल्कुल सही, पीओपी सेट हो जाना यानी हार्ड कब हो जाता है, ये ध्यान रखना। सेटिंग मतलब हार्ड हो जाना तभी होता है ना कि जब हम पानी ऐड करेंगे वो जिप्सम में बदल जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट आपका सी ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय। पीओपी कैसे ऑब्टेन करते हैं, जिप्सम को गर्म करके। कितने पे गर्म करते हैं, 373 केल्विन पे। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ध्यान रखना टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, 273 473 आ जाए, गलत है, 373। ठीक है, जिप्सम को गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालोगे तो जिप्सम मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ये था केस बेस्ड क्वेश्चन ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। तो आई होप कि इस केस बेस्ड क्वेश्चन से आपको जो हॉन्ट करता था वो डर खत्म हो गया होगा। अब आप बेफिक्र होकर हर केस बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले डर निकालो, अपने आप केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे सॉल्व। ठीक है, और उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, अभी एग्जाम के लिए सीरियस हुए हैं, तो उनसे मैं फिर से कहता हूं कि सफलता बैच में इनरोल कर लीजिए और कूपन कोड यूज कीजिए Y621 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बता भी देता हूं, लिख भी देता हूं कि बच्चों अगर आपने अभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया तो अब देर हो जाएगी, अभी भी पढ़ लो, मौका है, मौका है ना। तो मौका तभी रहेगा जब आप उसका फायदा उठाओगे। नहीं तो सोचो कि जनवरी के आखिरी में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्री बोर्ड खत्म हो जाने दो, तब आप कर भी लोगे, फायदा नहीं मिलेगा। तो सफलता बैच से जुड़ने के लिए आप Y621 कोड यूज कीजिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। ये कोड ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। Y621 जब आप इनरोल करने जाओगे, अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल करोगे, फिर क्लास 10 उसमें सेलेक्ट करके जब आप सफलता बैच खरीदोगे, इंडिविजुअल का मत परचेज करना, इसलिए कि आपको ज़्यादा फायदा, खरीदना चाहे तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं, वहाँ भी ये कोड अप्लाई हो सकता है, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट में नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट में स्कोर करना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सारे सब्जेक्ट का जो कंबाइंड सफलता बैच है वो लीजिएगा, और उसमें जब आप परचेस करने जाएंगे जो प्राइस दिखाएगा उस प्राइस में डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप Y621 कोड यूज़ करेंगे। तो यूज़ कीजिए कोड, सफलता बैच में तुरंत इनरोल कीजिए और सफलता बैच से जुड़कर अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम
इसको तैयारी को 4 स्टार लगाइए, 5 स्टार बनाइए, है ना। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट केस बेस जो चैप्टर होगा उसमें हम आपको अच्छे क्वेश्चन और कराएंगे। तो हर चैप्टर का केस बेस में लाऊंगा, तो हर चैप्टर का केस बेस क्वेश्चन देखना, अटेम्प्ट करना आपकी जिम्मेदारी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।